नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेआरबी में। मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम प्राचीन इतिहास के पार्ट 4 पर बात करेंगे। और हम पढ़ रहे थे दोस्तों प्राचीन इतिहास की विशेषताएं। और इससे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि गुप्त काल के समय जो हमारी भाषाएं थीं वो उस समय जो राजशाही दस्तावेज थे उसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग होना शुरू हो गया था। लास्ट में दोस्तों हमने इस पॉइंट पर डिस्कस किया था और आज दोस्तों उसके हम आगे बात करेंगे। क्या है दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में महाभारत और रामायण, भारत में महाभारत और रामायण जितनी ही श्रद्धा और प्रेम पूर्वक तक्षशिला और बनारस में प्रेम पूर्वक पढ़े जाते हैं। तक्षशिला और बनारस में प्रेम पूर्वक पढ़े जाते हैं, उतने ही प्रेम पूर्वक और उत्साहपूर्वक ये भारत की तमिल भूमि पर पढ़े जाते हैं। तमिल भूमि का मतलब है दोस्तों जो हमारा तमिलनाडु है, तमिलनाडु के क्षेत्र में इतनी ही श्रद्धापूर्वक ये पढ़े जाते हैं। इसके बाद में आप और यदि देखें तो जो हमारे ग्रंथ हैं ये मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचे गए थे। मूल रूप से दोस्तों ये संस्कृत भाषा में रचे गए, लेकिन आज इनके महत्व को देखते हुए आज उन्हें बहुत सारी भाषाओं में रचा गया है। जिसे आप जानते हैं तुर्की, फारसी, अरबी, चीनी आदि कई भाषाओं में आज महाभारत और रामायण को दोस्तों रचा गया है। इनका जो मूल उद्देश्य है, ये किसी भाषा में रचे गए हों, इनका जो मूल उद्देश्य है लोगों को एक सही राह दिखाना और मानव समाज का कल्याण करना। चाहे किसी भी भाषा में रचे गए हों, इनका उद्देश्य एक ही रहता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में ब्राह्मणों ने एक सामाजिक व्यवस्था को नया जन्म दिया, सामाजिक व्यवस्था में नया जन्म दिया और इसे जाति और वर्ण के आधार पर बांट दिया गया। हिंदू धर्म में ब्राह्मणों ने जाति और वर्ण के आधार पर एक सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। इसमें इन्होंने 4 वर्णों को बांट दिया। पहला आप जानते हैं कि ब्राह्मण वर्ग, दूसरा है क्षत्रिय वर्ग और तीसरा है दोस्तों वैश्य वर्ग और चौथा है दोस्तों शूद्र वर्ग। ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म को 4 वर्ण और जातियों में बांट दिया। ब्राह्मणों का कहना है कि जो हिंदू धर्म 4 वर्णों में बटा हुआ है उसमें जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं। इनका कार्य है शादियाँ करवाना, हवन यज्ञ करवाना, जितने भी कार्य हैं इस प्रकार के इनके सारे कार्य करवाने हैं। क्षत्रिय बताते हैं कि ये लोग ब्रह्मा के कंधे से इन्होंने जन्म लिया है। इनका कार्य है अपनी जनता की सेवा करना या बोले अपनी जनता पर कोई बाहर से आक्रमण करता है उनको बचाना। और तीसरा आता है वैश्य वर्ग। वैश्य वर्ग में आप जानते हैं शिल्पकार और शिल्पकार आते हैं जो वस्तुएं बनाते हैं, जो फेरी लगाते हैं, वस्तुएं बेचते हैं। कुछ ऐसे वैश्य वर्ग में हैं जो स्थायी एक स्थान पर अपना रह कर के कारोबार चलाते हैं। कुछ लोग फेरी लगा कर के जाकर वस्तुएं बेचते हैं। चौथा वर्ग आता है शूद्र वर्ग। शूद्र वर्ग में कहते हैं कि ये जो ब्रह्मा के पैरों से निकले हुए हैं इनका कार्य अन्य ऊपर के तीनों वर्णों के साथ सेवा करना है। इन वर्गों में इन्होंने बांट दिया। सॉरी दोस्तों, वैश्य वर्ग को भूल गया था।
वैश्यवर्ग कहते हैं कि जो ब्रह्मा के इन्होंने कमर पे जन्म लिया है। इसने दोस्तों हिंदू धर्म को ही बढ़ावा नहीं दिया, हिंदू धर्म पर ही प्रभाव नहीं डाला है, इसके साथ ही इसने ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म पर भी इसका प्रभाव डाला है। ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म पर भी दोस्तों ये प्रभाव पड़ा। इसके कारण क्या हुआ कि ईसाई धर्म में वर्ण और जाति के आधार पर बंट गया। जैसे आप जानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर शिया और सुन्नी मुस्लिम होते हैं, इसी प्रकार से ईसाई भी वर्ण और जाति में बंट गए और मुस्लिम भी वर्ण और जाति में बंट गए। इतना दोस्तों फर्क पड़ा ब्राह्मणों के वर्ण और जाति को विभाजित करने पर। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं कि हमें अपने बीते हुए समय से क्या सीख सकते हैं। बीते हुए दोस्तों हमें समय से सीख लेनी चाहिए। ये दोस्तों आप एक हेडिंग मान सकते हैं। क्या है दोस्तों, हमारी जो वर्तमान समय की समस्याएं हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने प्राचीन इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। कुछ लोग तो प्राचीन इतिहास को, प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को भारत में फिर से दोबारा स्थापित करना चाहते हैं, और कुछ लोग तो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति मूल रूप से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। उनकी भावनाएं जो हैं वो मूल रूप से प्राचीन इतिहास से लेकर के जुड़ी हुई हैं कि हमारी संस्कृति और सभ्यता कितनी विकसित थी उस समय की। इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि प्राचीन इतिहास में लोगों ने कला और संस्कृति में उल्लेखनीय कार्य किया है। कला और संस्कृति में उल्लेखनीय कार्य किया है, लेकिन दोस्तों वर्तमान की तकनीकी शिक्षा की तरफ हम देखें और बहुत सारा विकास हुआ, उसकी तुलना अगर करते हैं हम प्राचीन कला और संस्कृति, तो उसके बराबर तो नहीं है जितने कि आज हम विकसित हो चुके हैं। आज आधुनिक तकनीक के दोस्तों हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति तो उसके बराबर नहीं है। इसके आगे हम अगर और देखते हैं दोस्तों, तो आप जानते हैं कि प्राचीन इतिहास में सामाजिक न्याय में बहुत भेदभाव होता था। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में न्याय में असमानता होती थी। पुरुषों को स्त्रियों के अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता था, और यही था दोस्तों पुरुषों को दोस्तों न्याय के मामले में स्त्रियों से अधिक महत्व दिया जाता था। यही था दोस्तों समाज के जो सबसे निचले वर्ग के लोग आते थे उनके साथ में भी यही भेदभाव होता था। ये दोस्तों हम अपनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को दोबारा से हम सीखना चाहते हैं, तो हम सीख तो सकते हैं, उससे हमें एक नया संबल मिल सकता है और हम आगे नए कुछ विकास कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी याद रखें, यदि हम अपने प्राचीन इतिहास का दोबारा से अध्ययन करते हैं तो ये जायज़ है कि प्राचीन संस्कृति और सभ्यता दोबारा से फिर से स्थापित हो जाएगी, लेकिन सामाजिक न्याय में जो असमानता होती थी वह फिर से जागृत हो जाएगी, जिससे भारत सदियों से जूझ रहा है। लोगों में फिर से असमानताएं हो जाएंगी, जिससे भारत का कभी विकास नहीं हो सकता है। भारत कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। किसी भी देश को विकसित करने के लिए वहाँ सामाजिक न्याय व्यवस्था को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आज यदि हम दोस्तों देखते हैं कि वर्तमान समय में स्त्रियों को मतदान देने का तो अधिकार मिल गया है, स्त्रियों को दोस्तों आज वर्तमान समय में मतदान देने का तो अधिकार मिल गया है, लेकिन
उनकी जो वास्तविक क्षमता और योग्यता है उनके अनुसार उन्हें कार्य करने के लिए आज मौका नहीं दिया गया है। यही समाज के सबसे निचले वर्ग के लोग हैं, उनके साथ भी यही होता है। उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार उनको न्याय देने के उनको कार्य करने को मौका नहीं मिलता है। ये दोस्तों, हमें अपने देश को विकसित करना है, एक मजबूत शक्ति के रूप में उभारना है, तो हमें सामाजिक न्याय को, समाज में सबको बराबर न्याय देना होगा। इस वीडियो में दोस्तों आज हम यही बात करते हैं और हमारा एक टॉपिक भी खत्म होता है। आज दोस्तों कंप्लीट होता है हमारी सामाजिक न्याय व्यवस्था। अब दोस्तों, हमने इससे पहले जितना भी पढ़ा है उनके कुछ पॉइंटों पर दोस्तों हम आज फिर से दोबारा बात कर लेते हैं। जो दोस्तों, यदि आप ये पॉइंट रखें, आपको किसी भी समय इनकी जरूरत, आप कहीं भी बता सकते हैं। एक दोस्तों, हम बात करते हैं एक सभ्य व्यक्ति किसे कहा जाता है। सभ्य व्यक्ति दोस्तों उसे कहा जाता है जिसे लिखने का कौशल आता हो, उसे दोस्तों एक सभ्य व्यक्ति कहा जाता है। जब तक दोस्तों किसी व्यक्ति को सभ्य नहीं कहा जा सकता जब तक उसे लिखने का कौशल ना आता हो। आज हम जितनी भी लिपियां और भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इनका विकास दोस्तों प्राचीन काल से ही हुआ है। ये दोस्तों, आपने अभी तक पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप सारे वीडियोज को देख लीजिए, जिससे चीज़ों आपको एक क्रम से समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम यही बात करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।